हे बाबा, हे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। नमस्कार दोस्तों। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं नीट और जेई के लिए। बहुत लोग सेंटर पे जाके टेस्ट देते हैं, कुछ अपने लैपटॉप पे ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। हजारों इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे पैसे लेके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो टेस्ट देने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यदि आप जेई नीट के एस्पिरेंट हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा एक ऐप नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया जा चुका है, जो बिल्कुल फ्री है। इसमें 16 टेस्ट पेपर दिया गया है। आप सबसे पहले तो एग्ज़ाम दीजिए। जैसे एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे आपका फ़ोन एरोप्लेन मोड में चला जाएगा। इससे बिल्कुल रियल एग्ज़ाम का फील आने वाला है आपको। तो काफ़ी अच्छा है। मैं खुद जेई से और नीट दोनों से मैं लॉगिन करके देखा हूँ इसको। तो आज मैं बताऊँगा कि आखिर इस फ्री टेस्ट सीरीज को बेस्ट यूज़ कैसे करें। यकीन मानिए, यदि आप अच्छे से ढंग से सिर्फ ये 16 पेपर भी दे दें तो आपका 97 परसेंटाइल से कम नहीं आएगा, यदि दिल लगा के पेपर किए तो। दोस्तों, अब एग्ज़ाम दे देने के बाद क्या कुछ करना है उसका स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। और ये फिजिक्स और मैथ्स के लिए होगा, क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी अलग हो जाता है। उसका प्रिपरेशन, उसका स्ट्रेटजी, ये दोनों से काफ़ी अलग होता है। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री को आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो केमिस्ट्री के लिए आप इसे इससे रिलेट करके खुद भी बना सकते हैं वीडियो, मतलब खुद से ही बना सकते हैं आप स्ट्रेटजी। तो मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगा इस पे केमिस्ट्री को लेके। तो काफ़ी यूनिक मेथड है ये। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम देने के बाद कम से कम हाफ आवर के लिए रेस्ट कर लें, फ्रेश हो लें अच्छे से, और उसी टाइम पे एग्ज़ाम दें जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होगा। 19 9 to 12 एंड 2 to 5 है। ये सब आपको पता ही होगा, बहुत जगह आप ये सब सुन चुके होंगे। तो अब आपको पेपर एनालिसिस करना है। आपके पास दो कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। जब आप पेपर एनालाइज करने बैठिएगा, जब दोबारा आप पेपर अपना ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद आप बैठे हैं एनालाइज करने के लिए कि आखिर मेरा कौन सही था कौन गलत था, हर कोई चेक करता है। तो पहला ये होगा जो क्वेश्चन आपसे बन गया है, और दूसरा वो होगा जो कि आपसे नहीं बना, या गलती हुआ इस तरह से। तो जो बन गया उसको साइड करें, और फिर आपके पास दो होगा जो कि आपसे बना ही नहीं। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो कि बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से चला गया, समझ ना, कुछ समझ आया ना कुछ, उस पर हम ना इतना डर गए कि हम उस पर अटैम्प्ट भी नहीं मार रहे हैं। और एक ये होता है जो कि आपका गलत हो गया क्वेश्चन, आप अटैम्प्ट किए लेकिन गलत हो गया। तो अब जिसमें आप गलतियां किए हैं, जिसको जो क्वेश्चन आपका गलती हुआ है, आपका नेगेटिव मार्क्स आया, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसी में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका सही क्वेश्चन का भी मार्क्स काट ले रहा है। तो अब इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन गलत होने की 3 वजह होगी, और इसी तरह से आप क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। पहला वो होगा आप गलती से, जिसमें कि आप गलती से गलत फॉर्मूला लगा दिए हैं। जैसे फार्मूला में कोई और टर्म था, फार्मूला में मल्टीप्लिकेशन था, आप यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, मतलब कुछ इधर उधर कर दिया आप। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसमें ये करना है कि आप उसी वक्त उस फार्मूला को रट लें एकदम अच्छे से, फिर उसका एक अलग कॉपी में लिख लें, लिखते जाएं उसको। और हमेशा याद रखें कि इस कॉपी में वो सब फार्मूला लिखा गया है जिसमें कि आप गलतियां करते हैं, जिसको कि आप भूल जाते हैं, जिसमें कि आप कुछ से कुछ बना देते हैं। तो इसका एक आप अलग नोट्स बना सकते हैं, एक अलग कॉपी बना सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये होगा, सबसे बड़ा रीज़न, कि कैलकुलेशन मिस्टेक आपका हुआ होगा। तो ये भाई आपके हाथ में है कैलकुलेशन मिस्टेक करना नहीं करना। मतलब अगली बार से बस आप इसमें यही कर सकते हैं कि आप अगली बार से थोड़ा ध्यान रखें कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, थोड़ा पैनिक ना हो आप, क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन मिस्टेक किसी वजह से होता है। और थर्ड रीज़न होगा मिसकॉन्सेप्शन। आप शुरू से क्वेश्चन को बांटते चले आ रहे हैं। पहले आप 2 कैटेगरी में बांटे, फिर उसके बाद जो आपका गलत था और जो आपसे बना ही नहीं, आप उसको दोनों को डिवाइड किए। फिर जो आपका गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, आप उस पर जो है अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उस पर थर्ड रीजन ये होगा कि आपका मिसकॉन्सेप्शन होगा।
कॉन्सेप्ट गलत होगा, हो गया, आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया, इसका मतलब साफ है कि आपको लगता था कि ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन रियल में आप उस कॉन्सेप्ट को भूल चुके थे। तो इसके लिए आपको उस क्वेश्चन का कहीं भी सॉल्यूशन मिल ही जाएगा आपको। तो आप उसमें देखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, किस टॉपिक का यूज हुआ है। उसके बाद सब कुछ छोड़ के आपको अपने नोट्स से उस कॉन्सेप्ट को ढंग से रिवाइज करना है। और जो आप पहले किए फॉर्मूला के साथ, इसके साथ भी आपको वही करना है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को कहीं लिख लेना है। या कॉन्सेप्ट आप पूरा नहीं लिख पाए, मतलब कॉपी पे आप नोट नहीं कर पाए सबका, तो कम से कम आप उस टॉपिक का भी नाम लिख लें कम से कम, कि मेरा ये जो टॉपिक है मैं ये कॉन्सेप्ट भूल जाता हूँ, या मैं इसमें कुछ और समझ लेता हूँ, इसका मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है मेरे से। तो अब आते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन आपसे बना ही नहीं, मतलब बिल्कुल वो ऊपर से चला गया आपका, मतलब आप इतने डर गए उसको देख के, या ऐसा था कि आप उस पर अटैम्प्ट भी, आपका हिम्मत भी नहीं हुआ कि आप उस पर अटैम्प्ट करें। तो जो क्वेश्चन नहीं बना उसके लिए क्या हुआ कि उसके लिए भी कुछ रीजंस होंगे, जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, ये काफ़ी मतलब ये रेयर है, ऐसा होता नहीं है। तो जनरली मेन रीजन होगा इसका क्वेश्चन नहीं बनने का, दो होगा। या तो आप जो उस चैप्टर को स्किप किए थे, कभी आपको उस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता, आप उस चैप्टर को पढ़े ही नहीं, कभी आज तक किए ही नहीं है, ये होगा। तो भाई इस चैप्टर को छोड़ ही दो, बिल्कुल इसको स्किप ही कर दो, क्योंकि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप जिसको छोड़ चुके हैं पहले उसको आप छोड़ ही दो, ठीक है। और सेकंड ये होगा, सेकंड क्या होगा कॉन्सेप्ट, मतलब सेकंड क्या होगा जिसकी वजह से कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऊपर से निकल गया, आप उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो आप पढ़े तो हो उसको, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, मतलब कि आप एक बार पढ़ के उसको छोड़ दिए, दोबारा उसको आज तक देखे भी नहीं। ऐसा बहुत सारा होता है कि आप पढ़ते गए और कोई कुछ ऐसा होता है कॉन्सेप्ट जिसको कि आप पहले पढ़े थे, उस वक्त तो आपको अच्छे से आ रहा था, लेकिन आप उसको छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए उसको, आप देखने भी नहीं गए। तो ऐसा होता है कि फिर आप उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, आपके दिमाग में रहेगा भी तो भी, मतलब आप सही से, मतलब आप में इतना हिम्मत ही नहीं होगा कि आप उस आधे अधूरे ज्ञान से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए अगेन इसका सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखें जाके, उसके बाद इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखें। और जो भी आपको कॉन्सेप्ट देखना है, जो भी आपको पढ़ना है, आप सबसे पहले अपने नोट्स के पास जाइए, अपना नोट्स उठाइए, क्योंकि आपका जो नोट्स है वो आपके साथ रहा है हमेशा, मतलब कि वो जो, तो इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि आपको लगता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक को रिवाइज करके आप उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मतलब आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं आप बिल्कुल भूल गए, आपसे नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़ ही दें, क्योंकि फिर दोबारा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और यदि आप ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आप, मतलब कि आप में इतना गट्स है कि आप बिना सॉल्यूशन देखे आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, तो ये एक काम कीजिए कि आप बिना उस कॉन्सेप्ट, बिना मैं जो बोला था इसके बीच पहले कि आप सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद उस पर कॉन्सेप्ट देखिए कि आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, उसके बाद जाके नोट्स जाके देखिए, ये कर सकते हैं आप। नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए ही मत। यदि आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन देख के कि आखिर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा, क्या यूज हुआ होगा, क्या फार्मूला लगा होगा, यदि आपके साथ ऐसा है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जाके नोट्स देखिए आप, क्योंकि हो सकता है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद आपसे वो क्वेश्चन खुद हो जाए, तो फिर वो मतलब सॉल्यूशन देखने का फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। तो यही तरीका था। ये मुझे सही लगा काफ़ी, मैं सोचा इस पे कि ये किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इट्स ओके।